ज्ञान विज्ञान दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं। अब किसी भी देर की तैयारी, किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो देखिए, आज जो लेकर आए हैं हम आपके लिए वो है जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 और 9th के लिए मैथ का टॉपिक फर्स्ट चैप्टर और नंबर सिस्टम, जो कि बिल्कुल जीरो से हीरो की तरफ लेकर जाएंगे हम आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं। कहां से शुरुआत करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम में जो आता है वो ये संख्याएं आती हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। लेकिन इससे पहले हम आपके लिए बताएंगे कि जातीय मान क्या होता है। जातीय मान क्या होता है, आइए देखते हैं क्या होता है जातीय मान। किसी भी संख्या का जातीय मान ज्ञात करने के लिए हमें वह संख्या पता होनी चाहिए जिस संख्या का वह स्थानीय मान या जातीय मान पूछता है। जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर हम बताएंगे अभी, और वो क्या है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम करें तो 2 3 5 4 7 में 3 का जातीय मान अगर पूछता है तो जातीय मान क्या होगा इसका। तो जातीय मान जो होगा, अगर 3 का पूछा है और 3 का ही जातीय मान उसने पूछा है तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। लेकिन इसका स्थानीय मान अलग होगा। लेकिन इसका स्थानीय मान अगर पूछ लेता है आपसे तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? इसका स्थानीय मान होगा 3, और जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो लगा देते हैं। 1 2 3, 1 2 3, यह क्या होगा? इसका स्थानीय मान होगा। और ये क्या होगा? इसका जातीय मान होगा। समझ में आया? जातीय मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है? अगर वो आपसे पूछ लेता है कि वह यदि कोई संख्या है, जैसे 2 3 5 4 7 में 5 का स्थानीय मान तथा 5 का जातीय मान में अंतर क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान निकाल लो। 5 कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। 500 हो गया इसका स्थानीय मान। और जातीय मान कितना होगा? जिस संख्या का जातीय मान पूछे उस संख्या का वही जातीय मान होगा जो संख्या पूछता है। जैसे 5 का पूछा है इसने तो 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 ही होगा। अगर मैं बात करूं 10 में से 5 गए, कितना बचा? 5 बचा, और यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर बचा 4, 495 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। गाइस समझ में आया फ्रेंड्स? मतलब जातीय मान और स्थानीय मान यहाँ पर हमारा क्लियर हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बाद आ जाता है हमारी पूर्ववर्ती संख्याएं और अनुवृत्ति संख्याएं, जो कि इनका वर्जन 1 नंबर का हर एक एग्जाम में होता है, चाहे वो क्लास 6 का हो चाहे वो क्लास 9th का हो। तो आइए देखिएगा कि पूर्ववर्ती क्या कहते हैं हम उनको और अनुवृत्ति क्या कहते हैं हम उनको। अनुवर्ती या पूर्ववर्ती को हम क्या कहते हैं, आइए देखिएगा। अगर कोई संख्या पूछ ले आपसे कि यह संख्या है और इसका पूर्ववर्ती क्या होगा और यह संख्या है इसका अनुवर्ती क्या होगा, तो आइए कैसे ज्ञात करते हैं कि यह 8 संख्या, मैं मान लेता हूं कि ये 8 है। अगर आपसे पूछ रहा है कि 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो अगर आपसे पूर्ववर्ती पूछता है तो -1 कर देते हैं। यदि आपसे अनुवर्ती पूछता है तो +1 कर देते हैं। अगर मैं बात करूं इसका पूर्ववर्ती क्या होगा तो 7 होगा और इसका अनुवर्ती क्या होगा? वो 9 होगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, +1 या -1 करके ही हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 9,999 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो मैंने कहा कि पूर्ववर्ती में -1 करते हैं। अगर इसी का अनुवर्ती पूछ लेता 9,999 का +1, इसका अनुवर्ती हो जाएगा। ये कितना हो गया? 9,999
98, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। और इसका कितना होगा 00001, यानी 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। गाइस आगे देखते हैं, आगे जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और कैसे हम इन्हें याद करें और कैसे इनको फाइंड आउट करें। अब हम संख्याएं आपके लिए बताते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी आती हैं, कहां कहां से आती हैं, कहां से उठकर आपके पास आपके एग्जाम में मिलती हैं। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा। क्या है वो प्राकृतिक संख्याएं? यदि कोई संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक XYZ कितनी भी हो, मतलब अनंत तक कुछ भी हो, 1 से जो स्टार्ट होती है वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। मतलब क्या होगा, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी जो 1 से शुरू होती हैं। अगर मैं बात करूं आगे नंबर 2 संख्या कौन सी आ जाएगी? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? वे डेफिनेशन लिखवाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हम तो डायरेक्टली बता रहे हैं ना। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, ये डेफिनेशन हो गई। जरूरी थोड़ी है डेफिनेशन से समझो, हम तो एग्जांपल से समझा रहे हैं ना, क्योंकि एग्जांपल से अधिक समझ में आता है डेफिनेशन के अपेक्षा। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, वह हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। मतलब जहां तक आपसे लिखी जाए वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होंगी। अगर मैं बात करूं अब इंटीजर पूर्णांक की, तो पूर्णांक हमारा नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। जैसे अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। मतलब ये कहने का यह है, ये नेगेटिव भी होता है हमारा और पॉजिटिव भी होता है। लेकिन एक नोट पॉइंट इसमें हमें याद करना है कि जो 0 होता है वो हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। अब अगर मैं बात करूं तो आपसे एक सवाल करता हूं जिसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि 0 हमारी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, या सम संख्या है, या विषम संख्या है। तो जरूर गाइस हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर मैं बात करूं अगली संख्या नंबर 4 का, तो वह संख्या है हमारी सम संख्या। कौन सी है? सम संख्या। सम संख्या को क्या कहते हैं हम और कैसे ज्ञात करते हैं और कैसे याद करें? सम संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, जहां तक 2 से कट जाए वह हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन एक हमारी सम संख्या नहीं है, क्योंकि एक 2 से विभाजित नहीं होती। अगर मैं बात करूं अगली संख्या विषम संख्या, अगर विषम संख्या की बात करता हूं तो मैं, तो विषम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से नहीं कटती हैं वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आप लिख सकें वह हमारी विषम संख्या। लेकिन याद रखना हमेशा कि जो सम संख्या होती है उनके बीच का अंतर हमेशा 2 होगा। जो सम संख्या होती है उनके बीच का अंतर भी 2 होगा। यू ऑलवेज रिमेंबर दिस। 1 3 5 7 9 जो 2 से नहीं कटती हैं वे विषम संख्याएं, जो 2 से कट जाती हैं वे सम संख्याएं होती हैं। आगे देखते हैं आगे कौन सी संख्या आती है हमारी 6 नंबर, भाज्य संख्या। क्या भाज्य संख्याएं क्या होती हैं हमारी और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं हमारी? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं हमारी
जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, चाहे 3 क्यों ना हो, चाहे 3 क्यों ना हो। और अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जैसे 1 और खुद जो संख्या हो उसका पर्सनल गुणनखंड। अब आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे मैं कहूं क्या 1 के 2 से अधिक गुणनखंड है? नहीं है, तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। क्या 2 के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं? नहीं होते हैं, इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं होता है और एक होता है। अगर मैं बात करूं 3, तो 3 के भी 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक खुद। अब बात आती है 4 पर, तो 4 के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अगर मैं काट कर दिखाऊं तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 1 2 और एक खुद और एक 4। अगर मैं बात करूं इसके गुणनखंड की तो 1 2 4 3 गुणनखंड हैं इसके। आगे देखता है कौन सी संख्या आती है? 6 आती है, 8 आती है, 9 आती है। ये गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या 9 हमारी भाज्य संख्या है? हाँ, भाज्य संख्या है। क्या 9 हमारी विषम संख्या है? हाँ, विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होती है। आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं 1, तो क्या इसके 2 गुणनखंड हैं? नहीं, केवल एक गुणनखंड है, वो खुद है 1। क्या 1 से हटकर और कोई गुणनखंड आ सकता है इसका? नहीं आ सकता, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 हमारी अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 2 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 और 1। अब मैं बात करूं 3 की, अब मैं बात करूं 5 की, और अब मैं बात करता हूं 7 की, और अब बात करता हूं मैं 11 की। इसी प्रकार हमारी अभाज्य संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं वो 2 से शुरू होती हैं। आते हैं अगली संख्या पर। क्या है अगली संख्या? वो है हमारी 7। अब 8 नंबर आती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम भिन्न भी कहते हैं, और ये P/Q के रूप का पालन भी करती हैं। वह हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3, 1/2, यह हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अगर मैं बात करता हूं आपसे क्या 3 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आपका जवाब होगा नहीं है, क्योंकि ये P/Q के रूप का पालन नहीं करती हैं। लेकिन मेरा आंसर है ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 3 के बटे में हमेशा 1 होता है, और ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, और ये P/Q के रूप का पालन करती है। बना दिया नहीं बना दिया परिमेय संख्या। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो वो है संख्या क्या होती है? P/Q का रूप का जो पालन नहीं करती हैं वह हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं जैसे √3, √5, और एक इंपोर्टेंट चीज यहाँ पर है हमारी पाई। ये पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर मैं इसका मान का क्या मान बताऊं 22/7, तो ये मान हमारा परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये P/Q का रूप का पालन करती है। लेकिन पाई जो है हमारा, पाई कहते हैं इसे, पाई हमारा अपरिमेय संख्या होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं दो कि भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो वो हमारी 4 होती है। और अब मैं बात करता हूं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है हमारी 2 होती है, जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, विषम भाज्य संख्या, तो 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं,
8 नहीं 9 हमारी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अब आगे चलते हैं, जो इनके टॉपिक पर पूछे जाते हैं कि सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, इतनी से इतनी संख्याएं हों, विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है, और नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, इनके फॉर्मूला और इनके क्वेश्चन बेस। अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 और बटे में 2। चाहे वो कितनी भी संख्याओं का योगफल आपसे पूछ ले, कितनी भी संख्याओं का, तो हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो एग्जाम्पल यदि 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 50 हम n का मान रखेंगे, जैसे 50 और 50 प्लस 1 और बटे में 2, 50 गुणा 50 और 1 51 बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 गुणा 51 और 25 एकन 25 के 5 हाथ से लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 127, ये 1275 हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी तरह का कोई भी सवाल अगर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का पूछे, तो हम n इंटू n प्लस 1 और बटे में 2 फॉर्मूला लगाएंगे और एकदम से आंसर को प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, वो होता है हमारा n इंटू n प्लस 1। बस एक शर्त है इसकी, वो शर्त क्या होती है, यदि ये कह दे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो फॉर्मूला अलग लगाते हैं। यदि ये कह दे कि 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। अगर ये कहता है कि प्रथम 10 संख्याओं का योगफल, प्रथम 10 सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n का मान तुरंत लगा देंगे हम 10, जैसे 10 इंटू 10 प्लस 1 और 11 हो गई, ये 11 दाई 110, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन अगर ये कह दे कि 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो सही, लेकिन एक शर्त रहेगी कि 1 से लेकर 20 तक सम संख्याएं भी होंगी और विषम संख्याएं भी होंगी, लेकिन इसने शर्त रख दी है सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो एक को छोड़कर एक हमारी विषम संख्या और एक को छोड़कर एक हमारी सम संख्या आती है, तो इसका आधा कर दो, 20 का 2 से भाग कर दो, 2 दाई 20। अब हम जान गए कि 10 ही हमारी सम संख्याएं होंगी और 10 ही हमारी विषम संख्याएं होंगी। अब विषम संख्या का मान थोड़ी पूछा है हमसे तो सम संख्या का पूछा है, तो सम संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 और 10 गुणा 11, 11 दाई 110, और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल की, कि ये बताइए कि 2 से लेकर नहीं 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 50 तक हमें पता है कि 1 से लेकर 50 तक कह रहा है, तो आधी सम संख्याएं होंगी आधी विषम होंगी, तो 50 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, आती है हमारे 25, और n इंटू n प्लस 1, तो n इंटू n प्लस 1 हमने फॉर्मूला लगा दिया, 25 गुणा 26, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो आंसर आए वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार आ जाते हैं हम विषम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होगा, क्या है वो फॉर्मूला, आइए देखिएगा। यदि वो है विषम संख्याओं का योगफल पूछता है, विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला, तो हमें पता होनी चाहिए केवल और केवल n स्क्वायर। लेकिन इसमें फंडा सम संख्याओं की तरह है, जैसे अगर ये कह दे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, विषम
संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो क्या होगा कि n का मान हमारा 10 होगा और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। और ये क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये कह दे, क्या कह दे कि 1 से लेकर 50 तक, कि 1 से लेकर 50 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो इस तरीके के सवाल को हमें पता है कि 1 से लेकर 50 तक विषम संख्याएं पूछ रहा है, तो आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी, इसलिए 2 से इसको डिवाइड कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा 25, नहीं मान आ जाएगा n का 25, और 25 का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 25 25 के 625, ये क्या है हमारा आंसर। अब आगे देखते हैं क्या है। आ जाते हैं हम कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होती है। मैं मानता हूं कि आपके याद होगी, आप जानते भी होंगे क्योंकि कक्षा 1 से लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक नोट पॉइंट इसमें याद रखना कि कंफ्यूजन जो होता है वो हमारा सवाल गलत करा देता। यदि वह कहे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो वो होगी हमारी 5 बार 9 लिख दो, ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे छोटी संख्या की, तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी संख्या याद रखना, अगर वह 5 अंकों की कह रहा है तो 5 अंकों की जगह हमें 4 जीरो लगाने पड़ते हैं, लेकिन एक के दाईं ओर लगाते हैं। एक लिख दिया, उसके दाईं ओर हमने कितने जीरो लगाने हैं? 4 जीरो लगाने हैं, तब वह सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की बन जाएगी। अब बात समझ में आती है। इनका अंतर पूछेगा तो वो बेधड़क होकर हम एकदम से आंसर दे देंगे। लेकिन आगे चलते हैं फिर। अब यदि बात करूं मैं कि ऐसे कोई संख्या दे रखी हो और आपसे पूछा है कि इसका मान कितना आएगा, तो कितना बताएंगे आप लोग? कितना बताएंगे आप लोग इसका मान? इसकी गुणा कर लेंगे आप लोग? नहीं करेंगे। लेकिन कुछ कुछ हमें यहाँ पर याद रखना कि जब किसी भी संख्या से कितनी भी बड़ी गुणा करनी क्यों ना पड़े, लेकिन उसमें जीरो आ जाए, एकांत में अकेला जीरो से किसी संख्या की गुणा करते हैं तो वो हमारा आंसर कितना देता है? 0 देता है। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है। अब ये क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आप कर भी सकते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, ये भी कर लेंगे आप। यदि कोई संख्या दे रखी हो जैसे 3, 5, 8, 0 और 7, आपसे कहे कि ये बताइए कि इससे जो बनी सबसे बड़ी संख्या तथा इससे बनी सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, लेकिन इसने कह दिया कि 5 अंकों की वह होनी चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? 8, 7, 5, 3 और 0। लेकिन काफी बच्चे ऐसा करते हैं कि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 5 अंकों की इसको उल्टा कर देते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। ये 5 अंकों की नहीं है, ये हमारी केवल और केवल 4 अंकों की संख्या है। लेकिन उसने शर्त दे रखी है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा इससे बनी सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे सबसे छोटी बनाएंगे? तो सबसे छोटी संख्या को आगे लिखकर उससे के बाद में 0 लिख देते हैं और ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाती है। अब इसका अंतर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 2 बचा, 12 में से 7 गए 5 बचा, और यहाँ पर 14 में से 5 गए 9 बचे, और यहाँ पर बचा 6, और यहाँ पर बचा हमारा 5, और ये क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। अब बात आ जाती है रोमन संख्याएं, जो कि सवाल पूछे जाते हैं हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंड 9th में। क्या होती हैं कि अभाज्य संख्या ये एक होती है, नहीं रोमन संख्या। एक को एक इस तरीके से लिखते हैं, 2 को इस तरीके से लिखते हैं, 3 को इस तरीके से लिखते हैं। मतलब इंपोर्टेंट अगर मैं बात करूं तो 5 को हम लिखते हैं ये, अगर मैं बात करूं 10 को तो 10 को लिखते हैं ये, अगर मैं बात करूं 50 तो 50 को लिखते हैं L, अगर मैं बात करूं 100 को तो 100 को लिखते हैं C। बस इतना ही आपसे पूछेगा
कि इतना कितना कैसे कैसे लिखते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि ये बताइए भाई साहब 48 कैसे लिखते हैं रोमन संख्या में, तो हम जानते हैं एल को 50 लिखेंगे, 10 घटा देंगे, ये बचे 40 और 8 और जोड़ देंगे तो ये कितने हो गए हमारे 48। इस तरीके का सवाल 1 नंबर का ऑप्शन में पूछ लेते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं जैसे कि हम अभी हो गए थे। इसलिए बहुत ही ज्यादा हल्के में ना लें, बड़े से बड़े सवालों को सॉल्व करें। अब यदि मैं बात करूं कि सवाल जो पूछे जाते हैं कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कि 20 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो लिखने में काफी टाइम बर्बाद होगा। इसलिए एक फॉर्मूला लिखिए आप कि 44 और 44 का आधा होता है हमारा 22, और फिर अपने पास से लिख देते हैं हम 32। अब 32 को हम मिरर में देखेंगे यानी इसका उल्टा कर देते हैं 23। अब 1 से शुरू होती है हमारी गिनती, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, जो कि हम अभाज्य संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो ये हमारी होती है 0 से शुरू, 10 नहीं, ये 10, 20, 30, 40, 50 और 60, 70, 80, 90। नहीं आई बात समझ में? अब यदि मैं बात करूं कि 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 10 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं, केवल 4। ये क्या है हमारा आंसर। अब यदि मैं बात करूं कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो सबको 50 तक जोड़ लो, कितना हो गया 4 + 4 + 2 + 2 + 3, 4 4 8 और 2 10, 2 12 और 3 15। कितनी संख्या हो जाएंगी हमारी 1 से लेकर 50 तक, 15 संख्या। अगर मैं बात करूं कि 20 से लेकर 80 तक कितनी संख्या है, 20 से लेकर 80 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 20 को छोड़ो और यहां से आगे को सबको जोड़ दो, यानी 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 3, सबको जोड़ दो। 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11 और 3 14। कितनी संख्या हो जाएंगी 14, और ये हमारा क्या है आंसर। इसी प्रकार हमें काफी संख्याएं ज्ञात करने के लिए यह फॉर्मूला यूज करना होगा। अगर सवाल आपसे पूछ ले कि इसकी घात 0 है, इसकी घात इतनी है, तो उसका आंसर क्या होगा। जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है, किसी भी संख्या की घात 0 होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये घात 0 है, इसको डिग्री मत मानना। 3 की घात 0 का मान भी 1 होगा, 4 की घात 0 का मान भी 1 होगा, 5 की घात 0 का मान भी 1 होगा, और 100 की घात भी 0 हो उसका मान भी 1 होगा। आगे अगर मैं बात करूं कि किसी भी संख्या की घात क्या कहते हैं डिफरेंट हो 0 से, तो 5 की घात 0 यानी 5, 5 की घात 2 मतलब 25, और 5 की घात 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5। मतलब घात का मान होता है, घात का मतलब होता है कि जिस संख्या के ऊपर जितनी घात हो उस संख्या को उतनी बार ही लिखा जाता है। जैसे 5 की घात 3 है तो 5 कितनी बार लिख दिया हमने, 3 बार। अब इसके 5 पंजे 25 पंजे 125, और ये क्या है हमारा आंसर। इसी प्रकार से हम हमारे चैप्टर का अंत होता है, और आगे इस चैप्टर का अगला चैप्टर आएगा पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन उस घंटी पर ऑल का प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत।